बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अपना CS6-14 जिसमें हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर सब्जेक्ट की हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डाटा वेयर हाउस। डाटा वेयर हाउस होता क्या है। जो डाटा वेयर हाउस है ना, ये ब्लेंड है मैनी टेक्नोलॉजीज़ का। इसका मतलब है कि डाटा वेयर हाउस को एक बंदा नहीं बनाता, इसको ऐसे बंदे बनाते हैं जिनके पास मल्टीपल स्किल्स होती है। टेक डाटा फ्रॉम डिफरेंट ऑपरेशनल सिस्टम्स। डाटा वेयर हाउस में बहुत ऑपरेशनल सिस्टम होते हैं। डाटा वेयर हाउस में एक ऑपरेशन सिस्टम नहीं होता। ऑपरेशन सिस्टम डिफरेंट लोगों ने बनाया है और डिफरेंट पर्सन ने बनाया है डाटा, और डिफरेंट होता है। ठीक है, यानी इसमें हम बहुत सारे ऑपरेशनल सिस्टम से डाटा को कलेक्ट करते हैं और जो डाटा हम उन ऑपरेशन से लेते हैं ना, उनको एक बंदों ने नहीं बनाया होता, बहुत ज़्यादा लोगों ने बनाया होता है। हो सकता है कि एक सिस्टम के अंदर एक चीज़ का नाम दूसरा और दूसरे सिस्टम के अंदर दूसरे नाम का चीज़ दूसरा हो। है एक सिस्टम में हम फीमेल और मेल को जेंडर से रिप्रेजेंट करते हो, दूसरे सिस्टम में उन जेंडर की बजाय हम सेक्स वगैरह लिखते हो। ओके, इसके बाद आता है इफ़ नेसेसरी ऐड रेलिवेंट डाटा फ्रॉम हिस इंडस्ट्री। डाटा वेयर हाउस में सिर्फ कंपनी से हम डाटा नहीं लेते बल्कि हम एक्सटर्नल सोर्सेज से भी डाटा लेते हैं। बाहर का जो डाटा होता है ना, वो भी लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं तमाम डाटा को और इसको एक यूनिफाइड फॉर्मेट में यानी यूनिफॉर्म फॉर्मेट में लेकर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा रावलपिंडी और इस्लामाबाद है ना, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पहले आर आई था, लेकिन फिर सिस्टम चेंज हो गया। चेंज होने के बाद जो RL हो गया और जो इस्लामाबाद का था RCT हो गया। अब देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर का सारा फॉर्मेट चेंज हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, एक यूनिफाइड फॉर्मेट के अंदर लेकर आएंगे, यानी सबको एक फॉर्मेट में लेकर आएंगे। फिर हम करते हैं इंटीग्रेट ऑल डाटा एज अ सिंगल एंटिटी। जो हम तमाम डाटा को इकट्ठा किया होता है ना, उसको एक एंटिटी बना देते हैं। और स्टोर डाटा इन अ स्पॉट फॉर्मेट इजी एक्सेस फॉर डिसीजंस। और डाटा को हम इतने मुश्किल तरीके से नहीं स्टोर करते कि हमें लेना ही उसको जब हमें दोबारा एक्सेस करना हो तो बहुत मुश्किल हो। डाटा को हम इजी फॉर्मेट में स्टोर करते हैं ताकि जब हम डाटा दोबारा निकालें तो वो बहुत ज़्यादा हमें डिसीजन में भी आसानी हो और आसानी से भी निकल आए। हम क्रिएट करते हैं परफॉर्मेंस इन्हेंसिंग इंडिकेटर्स। अब आपको पता है कि जो डाटा वेयर हाउस होता है तो टेबल के साइज़ बहुत बड़े होते हैं। रो हेडर साइज बहुत बड़ा होता है, इसमें कॉलम बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको पता है कि ऐसे टेबल को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग करते हैं। और इंडेक्सिंग हम क्यों करते हैं, ताकि ये हमारा जो आंसर है वो हमें घंटों में ना मिले, हमें जल्दी मिल जाए। ओके, इम्प्लीमेंट परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट ज्वाइंट। अब हम परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, ज्वाइंट्स का यूज़ करते हैं। ज्वाइंट्स का मतलब होता है कि दो टेबल को जोड़ देते हैं। ओके, डाटा वेयर हाउस में हम जो दो क्यूरी चलाते हैं ना, उसमें हम ज्वाइन यूज़ करते हैं, यानी एक टेबल को हम दूसरे टेबल के साथ जोड़ देते हैं। और यहाँ पे कभी प्री ज्वाइनिंग भी हम कर लेते हैं। ये सब करने के बाद, ये सब जब हो गया उसके बाद हम एडोब क्यूरी रन करते हैं। फिर हम एडोब क्यूरी विद लो सिलेक्टिविटी। एडोब क्यूरी क्या होती है, एक ऐसी क्यूरी जिसके बारे में हमें पहले नहीं पता होता कि इस क्यूरी के बाद कौन सी क्यूरी चलेगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं एडोब क्यूरीज। अच्छा, अब ये भी बताता है कि डाटा वेयर हाउस डिफरेंट कैसे हैं। सबसे पहले ये जो डाटा वेयर हाउस है ये फंडामेंटली ये डिफरेंट होता है। अब मैं आपको ये पूरी समझाती हूँ। तो ये डायग्राम इसमें क्या है, स्टार्ट में जो हमारे सबसे पहले होते हैं ना, हमारे पास बिजनेस यूज़र होते हैं। बिजनेस यूज़र IT के जो लोग होते हैं ना, उनको जाकर रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास कुछ सवाल जवाब है और हमारे पास कुछ सवाल है, हमें उनके जवाब दीजिए।
या हमारे पास कुछ डाटा है या नॉलेज है, हमें इनसे मुतल्लिक इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर इसके बाद क्या करते हैं, आईटी यूजर्स जो होते हैं ना, वो रिक्वेस्ट को ले लेते हैं और उसके बाद सिस्टम एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है। और रिक्वेस्ट के बाद सिस्टम को एनालाइज और डिज़ाइन करते हैं, यानी आपको पता है कि SDLC के सारे फेजेस क्या हैं। और फिर उसके बाद कोडिंग हो जाती है और कोडिंग के बाद सिस्टम पूरा बन जाता है। उसके बाद IT पीपल क्रिएट रिपोर्ट्स, जो IT पीपल है वो रिपोर्ट्स करते हैं, रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, IT पीपल सेंड रिपोर्ट टू द बिजनेस यूज़र, जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं उनको बिजनेस यूज़र को दे देते हैं। और फिर बिजनेस यूज़र में गेट आंसर, जो बिजनेस यूज़र जो हमने सिस्टम बनाया हुआ है, बिजनेस यूज़र को उसके अंदर से आंसर हासिल करना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका ये भी, अब सिस्टम में से बिजनेस यूज़र को और जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं। जवाब तो मिल गए हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर न्यू सवाल आना शुरू हो जाते हैं उसके ज़हन में। वो कहता है कि मुझे इसके भी जवाब दो। अभी दूसरे सिस्टमों से डाटा वेयर हाउस कैसे डिफरेंट है, जैसे कि ये डिफरेंट होता है पैटर्न्स में, ठीक है ना। हार्डवेयर यूटिलाइजेशन, इधर इसने ये CPU का दिया हुआ है और ये डाटा वेयर हाउस का CPU का दिया हुआ है। ये जो CPU है ये देख ले कॉन्टीन्यूसली बिजी रहता है, हर टाइम कुछ ना कुछ कर रहा होता है। लेकिन जो डाटा वेयर हाउस का CPU है ना, वो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा होता, कभी फुल, ये देखें, कभी फुल लो इस्तेमाल हो रहा था और कभी हो ही नहीं रहा होता इस्तेमाल। ये वजह क्यों है, ये क्यों इस तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा था, क्योंकि आपको पता है कि डाटा वेयर हाउस को कौन यूज़ करता है, डिसीजन मेकर्स। और डिसीजन मेकर्स एनालिसिस करते हैं, सोच विचार करते हैं, तो उस टाइम जो हमारा CPU होता है ना, वो यूज़ नहीं हो रहा था, इसलिए ये इस तरह हो रहा है। इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है बस और सर्विसेज वर्सेस ट्रेन की, इन दोनों को डिफरेंस करने के लिए। वो कहते हैं कि हमारे पास हमने पिंडी से लाहौर जाना है, और पिंडी से लाहौर के दरमियान जो है वो डिफरेंट कंपनीज की बस चलती है, लेकिन हमारी जो बस है ना, हम उसको हर 30 मिनट बाद चलाते हैं, लेकिन और जो ट्रेन सर्विसेज है वो दो दफ़ा पूरे दिन में चलती है। वो कहते हैं हम ट्रेन को क्यों 30 मिनट बाद क्यों नहीं चलाते, या बस को 2 दफ़ा दिन में क्यों नहीं चलाते। आपको पता है कि जो ट्रेन होती है वो एक वक्त में बहुत सारे लोगों को लेकर के जाती है और साथ ही बहुत सारा सामान भी लेकर चली जाती है, लेकिन बस में इतने लोग नहीं आ सकते। अगर ट्रेन को 30 मिनट और हर 30 मिनट के बाद चलाएं तो इतने लोग नहीं आएंगे इसके अंदर। लेकिन अगर हम बस को हर 30 मिनट के बाद चलाएं ना, या हम ट्रेन को हर 30 मिनट के बाद चलाएं, तो इतने लोग नहीं होंगे कि ट्रेन फुल हो जाए। लेकिन अगर हम बस को दिन में 2 दफ़ा चलाएंगे ना, तो लोग वेट करते रहेंगे और बस नहीं चलेगी और उस हिसाब से हमें नुकसान होएगा। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ट्रेन बहुत सारे लोगों का डाटा ले जाती है, ठीक है ना। इसी तरह हम डाटा वेयर हाउस के अंदर बहुत सारा डाटा डाल देते हैं, इकट्ठा ही डालते हैं। ये इसने बस किया हुआ है। अब वो कह रहा है कि हाउ इज डिफरेंट कैसे है, ये कंबाइंस करता है ऑपरेशनल और हिस्टोरिकल डाटा। इसके अंदर ऑपरेशनल डाटा भी आता है और हिस्टोरिकल डाटा भी आता है। ऑपरेशनल डाटा क्या होता है, ऐसा सिस्टम जो सेकंड टू सेकंड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करे, उसको हम कहते हैं ऑपरेशनल सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टोर में जाते हैं, आपने 4-5 आइटम्स खरीद ली, चिप्स खरीद लिया, चॉकलेट खरीद ली और कोक खरीद ली। अब आपने जब बिल कराने जाते हैं तो वो बारकोड से स्कैन करता है और स्कैन करके डाटा कंप्यूटर के अंदर डालता है, तो वो होता है हमारा ऑपरेशनल डाटा। और हिस्टोरिकल डाटा आपको पता है जो पुराना डाटा होता है उसको हम कहते हैं। डाटा वेयर हाउस में हम हिस्टोरिकल डाटा रख सकते हैं, लेकिन MIS में हम हिस्टोरिकल डाटा नहीं रख सकते। अच्छा, डू नॉट एंट्री into data warehouse, OLTP और ERP are the sources system। वो कह रहा है कि डाटा वेयर हाउस में हम डाटा एंट्री नहीं होती, बल्कि OLTP से और ERP से सिस्टम से डाटा इसमें आ रहा होता है। ये 2 रिसोर्सेज आते हैं जिनसे हम डाटा को फीड कर रहे होते हैं। और वो कह रहा है कि OLTP सिस्टम डज नॉट कीप हिस्ट्री, कैन गेट बैलेंस स्टेटमेंट मोर देन 1 ईयर। OLT स्टेटमेंट जो होता है उसके पास
वो हिस्ट्री को नहीं रखता, लेकिन जो डाटा वेयर हाउस है वो हिस्ट्री को रखता है। अब मैं ये सिनेरियो आपको समझाती हूँ कि उसने क्या कहा है कि इवन अ बायगोन कस्टमर। वो कहता है कि सपोज करें आपका एक बैंक है, अब आप बैंक चला रहे हैं, आपके बैंक में से कस्टमर छोड़ के चले जा रहे हैं। अगर अब आप देखना चाहते हैं कि अगर कस्टमर का डाटा, हमारे कस्टमर क्यों छोड़ के जा रहे हैं, अगर हम कस्टमर का डाटा वेयर हाउस से निकाल देते हैं ना, तो ये पता नहीं चलेगा कि कस्टमर क्यों जा रहे हैं। जब तक ये पता नहीं चलेगा कि क्यों, कि कस्टमर को क्या हुआ, तो कस्टमर को जाने से हम कैसे रोकेंगे। अगर डाटा वेयर हाउस से हम डाटा डिलीट नहीं करते, तो डाटा डिलीट नहीं करते हैं, तो डिलीट कर देने से कभी पता ये नहीं लगता कि कस्टमर क्यों छोड़ के गए हैं। हम चाहते हैं कि हम दूसरे कस्टमर को जाने से रोकें, इसलिए हिस्टोरिकल डाटा रखते हैं। ठीक है, ये था मतलब कि आपके बैंक से कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं, आप हिस्ट्री देखते हैं कि क्यों हमारे कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं, ताकि हम आने वाले कस्टमर को, जो हमारे बाकी कस्टमर हैं, उनको जाने से रोकें। Even a bygone customer in the context of when want to know why the customer left, ये वही मतलब है जो मैंने आपको समझाया। What were the events that leading to miss leaving, हम क्या क्या कर सकते हैं, हम हिस्ट्री को देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं वो, ताकि वो हमें छोड़ के ना जाए। कस्टमर की रिटेंशन हम कैसे हासिल करते हैं, इसलिए हम हिस्टोरिकल डाटा रखते हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि हाउ मच हिस्ट्री डिपेंड, हम कितनी हिस्ट्री रखें। वो कहता है ये 3 फैक्टर के ऊपर हिस्ट्री डिपेंड करती है। सबसे पहला हमारा इंडस्ट्री क्या है, किस किस्म की इंडस्ट्री है, ये हमें पता होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग हिस्टोरिकल डाटा, यानी हिस्टोरिकल डाटा को स्टोर करने की क्या कॉस्ट है। उसको स्टोर ये ना हो कि उसको स्टोर करने का खर्चा बहुत ज़्यादा आए। इसके बाद होता है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ हिस्टोरिकल डाटा, जो पैसे हम डाटा को स्टोर करने के लिए लगा रहे हैं उसका फ़ायदा क्या, उसकी इकोनॉमिक रिटर्न क्या है। अब वो कह रहा है हाउ मच हिस्ट्री, हम कितनी हिस्ट्री रख सकते हैं। एक जो आपको पता है टेलीकॉम इंडस्ट्री होती है वो 18 मंथ तक डाटा रखती है, और जो रिटेलर्स होते हैं वो 65 वीक्स तक डाटा रखते हैं। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो 7 ईयर तक अपने डाटा को संभाल के रखती है, ताकि वो रिस्क को मिटिगेट कर सके। इसके बाद वो कह रहा है कि इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ डाटा वर्सेस स्टोरेज डाटा, डाटा वेयर हाउसेज। वो कह रहा है कि एक कंप्लीट रेपोजिटरी है डाटा की। वो कह रहा है कि इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है, यानी स्टोरेज मतलब डाटा को कितना स्टोर करना, जो स्टोर करने में खर्चा आया है बेनिफिट्स खर्चे से ज़्यादा हो हैं। वो कहता है कि सारी हिस्ट्री स्टोर नहीं होती। एक कंपनी जिसको 5 साल हुए हैं बनने में, अगर वो 5 साल का डाटा रखे तो उसने कंप्लीट डाटा रखा होता है। अब हमने कहा था कि हम डाटा वेयर हाउसेस में कंप्लीट हिस्ट्री रखते हैं, यानी ये कंप्लीट रिपोजिटरी ऑफ डाटा है। लेकिन वो कह रहा है कि ये अगर हम इसको प्रैक्टिकल बुक्स में कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखें ना तो वो थोड़ी चेंजिंग है। वो कह रहा है कि वो हाउ इज इट डिफरेंट, तो वो डिफरेंट कैसे, यूजली बट नॉट ऑलवेज पीरियोडिक और बैच अपडेट रेदर देन रियल टाइम। वो कह रहा है कि जो डाटा वेयर हाउसेज है ना उसके अंदर बैच में डाटा अपडेट होता है, लेकिन बैच में डाटा है और रियल टाइम के अंदर हमें इसको अपडेट करना ज़रूरी होता है। रियल टाइम अपडेट से क्या मुराद है कि उसका मतलब है कि हमें रोज़ जो डाटा आया है उसको उसी टाइम अपडेट कर देना चाहिए। उसने जैसे इधर एटीएम की एग्जांपल दी हुई, उसने कहा कि आपने एटीएम कार्ड डाला, ठीक है, और एटीएम से आपने कुछ पैसे निकलवाए। अब आप रियल टाइम अगर आप उसी वक्त अपडेट नहीं करेंगे ना तो हो सकता है कि आप बैंक से ज़्यादा भी पैसे निकलवा लें। देख लें, अगर उसके ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में अपडेट नहीं हुआ होगा ना तो आप क्रेडिट कार्ड से भी पैसे निकलवा लें, एटीएम से भी पैसे निकलवा लें और बैंक से भी पैसे निकलवा लें। इसलिए इसके अंदर अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम डाटा वेयर हाउसेस में बैच अपडेट करते हैं, उसका मतलब होता है कि बहुत सारा डाटा इकट्ठे डाल देते हैं। बल्क में डाटा आता है, लाखों की हज़ारों की तादाद में डाटा आता है और उनको इकट्ठे डाल देते हैं। हम थोड़ा डाटा इसलिए नहीं डालते क्योंकि डाटा को भी स्टोर करने की कॉस्ट होती है, जितना ज़्यादा डाटा डालेंगे उतना अच्छा होता है। इसे हम कहते हैं बैच अपडेट, यानी बहुत सारे डाटा को इकट्ठे डालते हैं। अब वो कह रहा है हाउ इज डिफरेंट,
वो कह रहा है कि रेट ऑफ अपडेट क्या है, वो डिपेंड करता है कि वॉल्यूम ऑफ डाटा कितना है, कि हमारे डाटा है कितना, 10 लाख है, 20 लाख डाटा कितना है, नेचर ऑफ बिजनेस कैसी है, हमारा बिजनेस कौन सा है, क्या हम कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, हमारी क्या इंश्योरेंस कंपनी है, कौन सा है। कॉस्ट ऑफ कीपिंग हिस्टोरिकल डाटा, हमारी हिस्टोरिकल डाटा को रखने के अंदर खर्चा कितना आ रहा है, हमें हो सकता है कि वो डाटा फ़ायदा ना दे रहा हो लेकिन हमारा खर्चा लाखों की तादाद में आ रहा हो, ठीक है ना। बेनिफिट ऑफ कीपिंग हिस्टोरिकल डाटा, जो हमने हिस्टोरिकल डाटा रखा हुआ है, पुराना डाटा रखा हुआ, क्या वो हमें फ़ायदा दे रहा है। हो सकता है हमने ऐसा डाटा सेव कर लिया हो कि जो किसी काम का ना हो, ठीक है ना। ये सारे डेट होते हैं अपडेट करने के, ये इन पे डिपेंड करता है।